नया तरीका भर्ती का ले आए कि भी अब आपका डेली वेज नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब मित्र आपके वन मित्र होंगे या बिजली मित्र होंगे, पैरा या जो भी आप इस तरह का एक रिक्रूटमेंट हो गया। आज उसको आप मित्र बना रहे हैं, आप पैरा उस पर रिक्रूटमेंट पर उसको ला रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी पावर सेक्टर में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो टैलेंटेड बच्चे थे, आउटस्टैंडिंग बच्चे थे, लेकिन आज आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ उनका इंस्टिंक्ट तो किल हो जाता है, जो पोटेंशियल वो खत्म हो जाता है। मुझे लग रहा है सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। जो आपका प्रदेश का नौजवान है उसका स्टेट का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो जिनमें पोटेंशियल था उनका पोटेंशियल आपने खत्म कर दिया। आप समय को काट रहे हैं कि इलेक्शन आएंगे तब देखेंगे। मुझे लग रहा है आज अगले आएंगे वो भी ऐसा ही करेंगे। तो मुझे जो लग रहा है आज की डेट में कर्मचारियों को अगर अपने इशू को रिजॉल्व करना है तो एक मंच पे आना पड़ेगा और इस पे दबाव डालना पड़ेगा ताकि सरकारें उन मुद्दों पे समाधान करें। और अदरवाइज आज की डेट में जो डीए है, डीए मुझे नहीं लग रहा आज की डेट में डीए आपको मिल पाएगा, प्रोस्पेक्टिव होगा। और उसका खामियाजा क्या होगा? मान लो अगर 22 का डीए आप 24 में दे रहे हैं, 22 और 24 के बीच में जो कर्मचारी रिटायर होंगे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिव किया। नमस्कार, टीन भारत देखने आप मैं हूं रमेश सिंगटा। बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगातार आंदोलन पर है और अब कांगड़ा जिले में बड़ा प्रदर्शन होगा। बिजली महापंचायत वहां पर होगी। पिछले कल पौंटा में हुई थी। हमारे साथ को कन्वीनर है जॉइंट फ्रंट बिजली बोर्ड के हीरालाल वर्मा साहब। वर्मा जी, अब अगला आपका जो एक्शन होगा वो कांगड़ा में होगा, कब होगा? अगला जो जिला पंचायत है, 7वीं जिला पंचायत है, वो जिला कांगड़ा में होगी। उसकी डेट अभी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसमें निश्चित होगी। और पिछले कल हमारा पौंटा में जो जिला पंचायत थी उसमें जो मांगे ऑलरेडी जिला पंचायत के माध्यम से हम उठा रहे हैं, उन मांगों को लेकर के पौंटा में कल बड़ा जिला पंचायत हुआ और सरकार को भी एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया। मैं कहना चाहूँगा जो जिला पंचायतें की जा रही है इसमें बेसिकली जो हमारा मुख्य मांगे, आज जो पावर सेक्टर पर खतरा है, जो निजीकरण का दौर चला है पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में जो ऊर्जा नीतियाँ जो बदलाव आए हैं उससे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड को बहुत हम कह सकते हैं कि भी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की एक दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। इसके साथ वित्तीय संकट है, मतलब तमाम चीज़ें जिन मांगों को लेकर के महापंचायत पूरे प्रदेश में की जा रही है। बिजली उपभोक्ता लगभग 30 लाख है। क्या ये जो बदलाव हो रहे हैं उसका असर बिजली, आपने एक आशंका जताई थी, क्या आपकी आशंका अभी भी बनी हुई है कि बिजली हिमाचल प्रदेश में बिजली के दाम भी अगर ये सुधारवादी कदम जारी रहे तो ये हिमाचल प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं? आज अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जहाँ जहाँ जो बिजली महकमे हैं, जो बिजली बोर्ड थे, जहाँ उनका निजीकरण हुआ है, स्वाभाविक है वहाँ विद्युत दरें कई गुना बढ़ी है। और उसके साथ साथ जो वहाँ कर्मचारी हैं उनको या तो बीआरएस लेकर के बाहर जाना पड़ा, चंडीगढ़ का उदाहरण है, तो कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन भी प्रभावित होगी। पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए। अगर हम देखें महाराष्ट्र, मुंबई में जहाँ आज विद्युत दरें 18 रुपये 19 रुपये के हिसाब से हैं, तो आज हिमाचल प्रदेश में 4.5 या 5 के हिसाब से आपकी विद्युत दरें हैं। तो कहीं ना कहीं निजीकरण के बाद विद्युत दरों का खामियाजा प्रदेश के कंज्यूमर को भुगतना पड़ेगा। आपकी कोई वार्ता मंत्री से या मुख्यमंत्री से या सरकार से, आपने इतनी बिजली पंचायतें कर ली, कहाँ कहाँ की और कहाँ अब आगे करने की योजना है? क्या कोई संवाद सरकार से आपको बातचीत के लिए बुलाया या कोई आपको लग रहा है कि आपकी सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है या सरकार नहीं चाह रही है? आपकी क्या मानना है आपका? आज हम कह सकते हैं सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन जो पूरे देश में आज सिनेरियो बना है कि आपने पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करना है, बिजली बोर्ड का निजीकरण करना है, तो प्रदेश सरकार भी उससे प्रभावित है। और हमें एक बड़ी जो हमें आज हमें लग रहा है कि आज हम 43,000 कर्मचारी कभी हुआ करते थे, आज हम 13,000 रह गए हैं। और जब वर्तमान सरकार आई तब कोई लगभग 1300 पोस्ट टीमेट की जो पाइपलाइन में थी भर्ती के लिए और JOIT थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने वो विड्रॉ कर दी, भर्ती सारी विड्रॉ कर दी। 2.5 साल हो गए लेकिन भर्ती विड्रॉ कर दी। और साथ में जो वित्तीय संकट है, जैसे आपके सब्सिडी का रोल बैक है, आज हम जो 80% विंटर में 85-90% बिजली खरीद के कर रहे हैं, बाकी हमारे अपनी जनरेशन है, लेकिन वो खरीद के जो कर रहे हैं महंगी दरों पे कर रहे हैं, उसको आप नीचे सब्सिडाइज करके लोगों को फ्री में दे रहे हैं, तो उसका पैसा गवर्नमेंट को वापस करना है। वो पैसा लगभग आज 700-800 करोड़ है जो गवर्नमेंट का पैसा वापस नहीं आ रहा है। उसके साथ उदय स्कीम है जो एक 28-29 जिसको आपने इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव की है, उसका लोन भी आपने बिजली बोर्ड को पास ऑन कर दिया है। ये तमाम चीज़ें, इससे जो बिजली बोर्ड की रेटिंग है वो नीचे गई है। और जो आज की डेट में अगर हमने बोरिंग करनी है, हमारी बोरिंग लिमिट भी कम हो गई है मार्केट से। सरकार ये कहती है कि जब हम कोई सुधार की दिशा में कोई कदम उठाना चाहते हैं तो वो यूनियन आड़े आ जाती है, आंदोलन पर कर्मचारी उतर आते हैं। ऐसी क्या वजह है कि आप सरकार को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो आज जो रिफॉर्म हो रहे हैं, रिफॉर्म में जो आज जो ये माहौल बना है, ये कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस्ड माहौल है।
और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी इससे ग्रसित है। तो इसमें जब इस तरह का इन्फ्लुएंस प्रभाव होता है, नीति उस हिसाब से आती है, तो ये नहीं देखा जाता कर्मचारी प्रभावित होंगे, कंज्यूमर प्रभावित होंगे। तो बेसिकली मोटे तौर पर जो कहें, अगर आज बिजली बोर्ड का या जो आपके पब्लिक सेक्टर उनका निजीकरण हो रहा है, उसका निजीकरण जस्ट जो कॉर्पोरेट है उसको मुनाफा, और प्रदेश सरकार की जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आपने पब्लिक सेक्टर को चलाना है, उससे आपने बेहतर सेवाएं देनी है, सस्ती बिजली देनी है, तो उससे भागने का एक नज़रिया है प्रदेश सरकारें और जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें और जो पब्लिक सेक्टर इस करके भाग रही है कि एक उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी, उससे भाग रहे हैं, और साथ में जो कॉर्पोरेट है जिसके इन्फ्लुएंस में किया जा रहा है उसको मुनाफे कमाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। महासंघ के भी जो कर्मचारी का एक अलग से संगठन है, उसके भी आप पदाधिकारी है। कर्मचारियों की क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि एरिया नहीं मिल पा रहा है, डीए नहीं, अदायगी नहीं हो पा रही है, फिर भी लगभग सारे कर्मचारी, सचिवालय ने पहले एक समय में पहल की थी, लेकिन अब सब खामोश है। क्या मुद्दे खत्म हो गए या कर्मचारी को दबाने की कोई प्रयास किए जा रहे हैं? मुझे इस कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करूँगा कि आज अभी तक जो वर्तमान सरकार की जो नीतियाँ रही है, खास करके जो एम्प्लॉयज़ सेक्टर के लिए जो पॉलिसीज़ रही हैं, अभी भी जब भी हमें कांग्रेस सरकार जब पीछे सत्ता में रही, तो कांग्रेस सरकार को कर्मचारी की सरकार जनता कहती थी, कर्मचारी की सरकार, और कर्मचारी हित में फैसले लेते थे, और साहब के टाइम में जो भी यहाँ रहे राज्य में। लेकिन धूमल जी भी जो पीछे रहे, उनका भी एक कर्मचारियों के लिए एक अच्छा कार्यकाल रहा है। लेकिन अभी जो 2.5 साल का कार्यकाल हमने देखा कि कर्मचारियों को नया कुछ नहीं मिला, ओपीएस के अलावा उनसे छीना ही गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मैंने सारे नोट डाउन किए, लगभग 32 आइटम्स हैं जिसमें हमने देखा कर्मचारियों को जहाँ जहाँ टीए बिल से लेकर के आपके सारी चीज़ें नुकसान हुई है। आज आपका डीए नहीं मिल पा रहा है, आपका जो अब जो एरियर पेंडिंग है, एरियर नहीं मिल पा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। रैशनलाइजेशन पे आप कर्मचारियों के प्रमोशन एवेन्यू बंद कर रहे हैं, और साथ में जो ट्रांसफ़र है, आपकी ट्रांसफ़र के लिए एक बार सीएम की अप्रूवल आती है, फिर वो वापस सीएम कार्यालय में फाइल जाती है, वो कभी वापस नहीं आती। तो जो प्रमोशनें बंद पड़ी है। मुझे लग रहा है आज जो सबसे बड़ा संकट में अगर प्रदेश में हो, कर्मचारी है, और सरकार को सोचना चाहिए। कर्मचारी संगठित नहीं है। राष्ट्रपति कर्मचारी महासंघ वो 2 धड़ों में बटा हुआ है, आपने अलग महासंघ खड़ा कर रखा है, तो ये अलग अलग जो कर्मचारियों के नेता है वो भी अलग अलग सुर में बात करते। एक मंच पे अगर इतने बड़े मुद्दे हैं तो क्यों एक मंच पे आकर आप लोग जॉइंट फ्रंट गठित करके या सरकार से पैरवी क्यों नहीं करते, सरकार के पास क्यों नहीं जाते कि ये मुद्दे हैं और ये जनहित में या कर्मचारियों के हित में सुलझने चाहिए? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज कर्मचारी बटा हुआ है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो आज जो प्रदेश में हमारा कर्मचारी है, लगभग 4,98,000 या 90,000 के करीब में कर्मचारी पेंशन राज्य में है, और कुल वोटर आपका 58 लाख है, अब 60 लाख वोटर है। उसमें से अगर 5 लाख आपका कर्मचारी का परिवार है, कहीं ना कहीं उसका राज्य की पॉलिटिक्स में अहम रोल है। और आज हम कह सकते हैं कि वही जो बड़ा सेक्टर है वो नज़रअंदाज हो, हमारा पेंशनर्स है, कर्मचारी है। पेंशनर आजकल उम्र के इस पड़ाव में आपस में उलझ रहे हैं, एक कहता कि वो हम असली है, दूसरा कहता कि वो नकली है। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, नो डाउट आपकी बात से सहमत हूँ, कर्मचारी बंटा हुआ। मैं तो महासंघ के नाते ये अपील करना चाहूँगा, महासंघ तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सेक्टर का लिए, वो तो उसमें एनजीओ के लोग भी हैं, सब लोग हैं, पेंशनर्स भी हैं। आप समय को काट रहे हैं कि इलेक्शन आएंगे तब देखेंगे, मुझे लग रहा है आज अगले आएंगे वो भी ऐसा ही करेंगे। तो मुझे जो लग रहा है आज की डेट में कर्मचारियों को अगर अपने इशू को रिजॉल्व करना है तो एक मंच पर आना पड़ेगा और इस पर दबाव डालना पड़ेगा ताकि सरकारें उन मुद्दों पर समाधान करें। और अदरवाइज आज की डेट में जो डीए है, डीए मुझे लग रहा है आज की डेट में डीए आपको मिल पाएगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, और उसका खामियाजा क्या होगा। मान लो अगर 22 का डी आप 24 में दे रहे हैं, 22 और 24 के बीच में जो कर्मचारी रिटायर होंगे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिव किया। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आजकल बहुत चर्चा है। हर बार जब कैबिनेट होती है तो ये जरूर चर्चा होती है कि आज मुद्दा आज अब 59 हो सकती है उम्र रिटायरमेंट की। एक तरफ बेरोजगार है, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनसे जो वादा किया था वो बेरोजगार अलग से अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उन अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा रही है। आपका इस संगठन का दृष्टिकोण? हमारा जो सरकार अभी देख रही है, सरकार हम मान सकते हैं कि वित्तीय संकट में और सेंटर से बजट सपोर्ट में बहुत सारे कट लगे हैं, हम नो डाउट की वित्तीय संकट में। पर आज सरकार का जो दृष्टिकोण है, आज सरकार का दृष्टिकोण ये हो गया जो एग्जिस्टिंग हम दे रहे हैं उसको कम करें। पर सरकार उस दिशा में तो सोच सकती है कि हम नए रेवेन्यू सोर्सेज कैसे जनरेट करें, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। एग्जिस्टिंग जहाँ उसको सबसे पहले कर्मचारी पेंशन दिखते हैं कि इनका एक काट दो, तो मुझे लग रहा है कि आज उसका शिकार सबसे बड़ा कर्मचारी हुआ है। पर नो डाउट अभी जो सर्विस कमेटी की
जो रिकमेंडेशन है, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री उनको रोका है कि कम्यूटेशन आपकी आधी कर दी जाएगी, 40 से 20% की जाएगी, आपकी एज 59 की जाएगी। यार बहुत सारे उसमें और भी रिकमेंडेशन दी गई है जो सब कमेटी ने दी है, पर उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये सुधार हैं, आज CCS पेंशन 1972 है, उसमें आप 40 से 20% कम्यूटेशन कर ही नहीं सकते, आपको 40 देनी होगी, या तो आप बिल्कुल बंद करें। तो ये चीज़ें हैं जो सुझाव भी हैं सब कमेटी के, ये मुझे लग रहा है। उसी तरह से 59 ईयर्स हैं। आज देखो स्टेट में आपका पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है नहीं, और पब्लिक सेक्टर में आपके जो नए नौजवान हैं उनको जो सृजित जो आपके रोज़गार के अवसर वहीं मिलते हैं, और उसमें बिजली बोर्ड एक बहुत बड़ा है, बाकी सेक्टर भी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है। जब आप इस तरह का करेंगे कि 58 से 59 करेंगे, फिर 60 करेंगे, तो नया आउटसोर्स पे तो सबसे बड़ा शोषण का एक बड़ा जरिया है। कभी भी हो ना तो रेगुलर हो पाएंगे, नौजवान हैं, आप उनकी मजबूरी है आउटसोर्स पे भी और सेवाएं देने के लिए मजबूर है। आज से पहले आप देखें क्या हो रहा है कि सरकारें जो है ना अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भाग रही है। पहले आपने देखा, पहले डेली बेस पे भर्ती हुई, उस पर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे हुई, उसके बाद पैरा, मतलब वो बहुत सारे जो आपके मेथोडोलॉजी और रिक्रूटमेंट की। अब एक नया तरीका भर्ती का ले आए कि भी अब आपका डेली बेस नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब मित्र आपके वन मित्र होंगे या बिजली मित्र होंगे, पैरा या जो भी आप, इस तरह का एक रिक्रूटमेंट हो गया। वो भी हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शोषण है, बहुत बड़ा शोषण है। मित्रों की भर्ती अब ये अलग अलग सेक्टर में, उसको सरकार में विपक्षी आरोप लगाता था कि सरकार में मित्र है, लेकिन अब तो भर्ती ही मित्रों की जा रही है। मैं बोलूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा तजर्बा जो अपना है, जिस बच्चे ने 28 साल 26 साल आपके एजुकेशन में लगाई है, आपने रिसर्च तक जिसने करी है, आज उसको आप मित्र बना रहे हैं, आप पैरा उस पर रिक्रूटमेंट पे उसको ला रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी पावर सेक्टर में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो टैलेंटेड बच्चे थे, आउटस्टैंडिंग बच्चे थे, लेकिन आज आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ उनका इंस्टिंक्ट तो किल हो जाता है, जो पोटेंशियल वो खत्म हो जाता है। मुझे लग रहा है सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। जो आपका प्रदेश का नौजवान है, उसका स्टेट का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो जिनमें पोटेंशियल था उनका पोटेंशियल आपने खत्म कर दिया। तो इस तरह से उनको एक बेटर रेवेन्यू मिलनी चाहिए। मैं तो यही मांग करूंगा कि प्रदेश में भर्ती भले ही आप लिमिटेड करो, लेकिन वो रेगुलर हो, और जो हमारा नौजवान है प्रदेश का, उसके साथ कोई इस तरह का धोखा ना हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका ये मानना है कि भर्ती सरकार कम करे, पद भले ही ना भरे, लेकिन जब भरे तो वैसे हो कि जिनको रोजगार मिले उनको नियमित तौर पर रोजगार मिले। दूसरा, बिजली बोर्ड का जहाँ तक सवाल है, अब बड़ी महापंचायत कांगड़ा जिले में होगी। टीवी भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।